सबसे पहले तो नरेश मीणा को रिहाई को लेके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और ये बैठक भी थी कि प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि सरकार के लोगों ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने की पूरी कोशिश की है। विधानसभा के सामने घेरेंगे अगर 24 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहते थे कि भाई नरेश मीणा की जमानत हो। बिल्कुल, उस पे राजस्थान में घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कर रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन में पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल तो बढ़िया दुकान है, उनके सामान है तो एक्टिव नजर आ रहे हैं। और राम राम सा हताई विद बाई जी में था सबको स्वागत है। और माँ के सागे है अभिषेक था का खास। आज कहीं मैं एंकरिंग ने स्टार्ट करो, मैं को सोचो कि थे हमेशा देखो कि अभिषेक जी करे, आज मैं सोचो मैं ही कर लूँ स्टार्ट। और था सभी आई थिंक ऑल गुड, सब अच्छे होंगे, सब अच्छे हैं। बिल्कुल सर, सर्दी का टाइम है लेकिन ऑल गुड। लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है ना, उसमें सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। और हम रोज बात करते हैं ऑल इज नॉट वेल। क्या बात है। एक फिल्म है ऑल इज नॉट वेल, वो फिल्म में थ्री इडियट में उसका गाना है ये, क्या ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ऐसे करता। ऑल इज वेल बट ऑल इज नॉट वेल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। क्या बात है अभिषेक जी, आप गाते भी अच्छा है, मल्टी टैलेंट है अभिषेक जी हमारे। तो अब बताइए, शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी मेरा आज आपसे सवाल है एक, पहला सवाल। अच्छा, आज आप पूछेंगे, ठीक है। पहले मैं पूछ लेता हूँ फिर तुम पूछ लेना, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि आप नरेश मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ प्रहलाद गुंजल भी थे और नरेश मीणा के समर्थक भी थे। वो जगतपुरा में हुई थी आई थिंक, है ना? जी जी। जिस होटल के अंदर हुई थी, क्या बातचीत हुई, आपने इंटरव्यू भी किए, क्या क्या बात निकल के आई? देखिए जी, ऐसा है सर कि सबसे पहले तो नरेश मीणा को रिहाई को लेके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और ये बैठक भी थी। इसमें तमाम समरावता और आसपास के लोग आए थे, मीणा समाज के लोग आए थे और भी लोग आए थे। तो अब ये एक मामला वहाँ पे एक थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने जो बुक किया, होटल बुक किया था, हॉल बुक किया, उसका टोकन अमाउंट प्रहलाद गुंजल के लोगों ने दे दिया था। अब वो उनका इल्जाम ये है कि प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि सरकार के लोगों ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने की पूरी कोशिश की है। अच्छा। और हमारे पास टोकन अमाउंट एक बार वापस भी आ गया है। तो हमने ये कहा, आक्रोश भरी बात में कहा कि हम होटल के सामने प्रदर्शन करेंगे, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं लोगों से मिलेंगे, तब जाके वो लोग माने और होटल में हुई। अब आते हैं नरेश मीणा थप्पड़ कांड पे। तो वो कह रहे हैं कि हम 24 तारीख को विधानसभा के सामने घेरेंगे अगर 24 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता है नरेश मीणा थप्पड़ कांड पे, और रिहा नहीं करते हैं। उसके बाद 17 हुई है। तो उनका मानना है कि हम करो या मरो वाली स्थिति जैसा आंदोलन करेंगे और जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और कुछ लोगों से बात की मैंने, लोग कह रहे हैं कि जेलें कम पड़ जाएगी। एक जेल में कितनी कैपेसिटी होती है? 7,000 5,000। बोले राजस्थान में कितनी जेलें हैं? कम पड़ जाएगी भजनलाल जी, इतने लोग हमें आएंगे, क्या करोगे? आपको रिहा करना होगा और 60 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। तो या तो आप बताओ कि इन धाराओं के अंदर आपने उनको मतलब एक थप्पड़ मारा है और आप उनको जेल में रख रहे हैं। और प्रहलाद गुंजल ने क्लियर कट ये कह दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और करो या मरो की स्थिति अब होने वाली है राजस्थान। डू एंड डाई। तो ये स्थिति होने वाली है। मैंने जब कुछ वकीलों से बातचीत की, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब एसडीएम को थप्पड़ मारा, पहली बात तो सरकार को एसडीएम हटा देना चाहिए अमित चौधरी। जब वहाँ के गांव वाले बाशिंदे चाहते हैं कि एसडीएम ने बदसलूकी की, जबरन वोट डलवाया, जैसे वहाँ के गांव वाले का आरोप है, तो सरकार को हटाना, एसडीएम इज नॉट ए बिग डील, उसको सीधा ठंड में लगाना चाहिए ऐसे एसडीएम को। और रही बात मैं क्या बता रहा था आपको, एसडीएम वाली बात हो गई। एसडीएम को ठंड में लगाना चाहिए सरकार को। हम लगातार ये हम भी बोल रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण भी बोल रहे हैं। अब इस मामले पे जो मुझे पता चला, पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की उसमें अन्य धाराएं, अन्य जो भी मुकदमे थे नरेश मीणा के, एक साथ पुराने मुकदमों को जोड़ के भेज दिया। अच्छा। अब जोड़ के भेज दिया तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है। कोर्ट में सुनवाई हो रही है, एक मामले में रिहाई हो जाती है, एक में फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये तो दिक्कत हो रही है। लंबा प्रोसेसर इसलिए चल रहा है। तो सरकार यहाँ नहीं चाहती थी, जैसा कि आप कह रहे थे कि उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहते थे कि भाई नरेश मीणा की जमानत हो। बिल्कुल कांग्रेस, तो उनको कुछ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते कि नरेश मीणा की जमानत हो, क्योंकि नरेश मीणा जिस दिन जमानत से बात आएंगे, जाहिर सी बात है बड़ा जलसा होगा और
जनता। उसके अलावा उन्होंने समरावता में जो हिंसा हुई, लोगों पे अत्याचार हुए, उस पे भी बातचीत की और उन्होंने कहा किरोड़ी लाल जी वहां गए लेकिन वहां मतलब न्याय नहीं मिल पाया। और एक नहीं, डॉक्टर साहब नेता है, देखिए डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी नेता है और वो हमेशा 36 कौम के लिए खड़े रहते हैं, है ना। तो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीणा जी ऐसे जन नेताओं के पक्ष में हैं, जहाँ तक मेरे को समझ वहाँ के लोग जो है वो जलियांवाला बाग जो हुआ था कांड, हत्याकांड, उस पर मतलब उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं लोग, बोले उससे भी भयानक था। तो भयानक तो था ही, जिस तरह से गाड़ियां जली हैं। नरेश मीणा को भगत सिंह कह रहे हैं। अब भगत सिंह तो मैं नहीं कहूंगा नरेश मीणा को, लेकिन नरेश मीणा नेता हैं, नेता थे और नेता रहेंगे, एक अच्छे लीडर हैं, उनको बाहर आना चाहिए और रिहा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जन नेता जो जनता के लिए लड़ते हैं वो पब्लिक के बीच में रहने चाहिए। देखिए ये जब चलता रहता है, एक थप्पड़ मारने पे इतने दिन थोड़ी जेल होती है। पुराने आपने केसेस उठा के सरकारी अधिकारियों के दबाव में आकर आपने इस तरह से एक केस बना दिया और एक लीडर है उसको अंदर कर दिया। यूपी में तो एक एरिया ऐसा है जहाँ टिकट इस बात पे दी जाती है कि उस पर कितने केस दर्ज। आपने पहले भी बताया में केस डजंट मैटर, और ये चलते रहते हैं, आते रहते हैं। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो दबंग हो। वहाँ किसी महिला को भी ऐसे मतलब घसीटने का वो भी आरोप लगा रहे हैं, मतलब लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे। एक आदमी ने मुझसे पता क्या कहा, उन्होंने बोला मैंने वहाँ पे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करी थी, कोई हजारों लोगों की, वो कह रहा भोजन तक जला दिया। मतलब हमने तो नहीं देखा है, वो लोग ही बता रहे हैं। अगर इतनी बर्बरता हुई है मुझे तो भी किसी नरेश मीणा के समर्थक ने ये बताया एक दिन कि जब भोजन ले जा रहे थे तो ये विवाद कैसे शुरू हुआ, जिस दिन वोटिंग हो गई थी, खत्म हो गई, थप्पड़ पड़ गया, शाम को नरेश मीणा वहाँ पे आ गए, लोग इकट्ठे हो गए, भोजन उसने अपने लोगों के लिए नरेश मीणा ने मंगवाया और गाँव वाले के लिए मंगवाया, शायद ऐसा ही कुछ था। तो वो भोजन की गाड़ी रोक दी, वहाँ से विवाद शुरू हुआ। भोजन की गाड़ी, वो सरपंच है वहाँ का, हाँ, वो गाड़ी रोकी थी। हाँ। और एक ये उन्होंने बताया कि 11:30 बजे थप्पड़ पड़ा, तो 11:30 बजे जेल क्यों नहीं गए? वो वोटिंग खत्म होती है उसके। वो ये भी मांग कर रहे थे शायद प्रहलाद गुंजल की हाई कोर्ट का कोई जज, वो इसकी समरावता मामले की न्यायिक जांच करे। वो कह रहे हैं कि मतलब कोर्ट इसमें अपना जो भूमिका है वो ढंग से नहीं निभा रहे हैं। तो ये उनका कहना है, वो सारा कुछ वो आंदोलन जो होगा उसमें वो, और आंदोलन कब होगा? ये 24 को आंदोलन नहीं होगा, 24 को वो ऐलान करेंगे कि कब आंदोलन होना है। 24 तक वो सरकार से बात करेंगे, अगर नहीं होता है तो 24 को बड़ा आंदोलन की घोषणा कर देंगे। तो और मैंने जिस तरह से आक्रोश देखा है, आप हमारे चैनल की जो वीडियोस है, ग्राउंड रिपोर्ट्स है, वो देखना, लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रियल इमोशंस जो मैंने देखे हैं वो लोगों के थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बज रही थी, जिंदाबाद के नारे लग रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कभी देखा है ऐसा? ये इस तरह का वहां पे माहौल था। नेता तो है और पूरा खचाखच भरा। बात है कि नरेश मीणा एक अच्छे नेता हैं और एग्रेसिव लीडर हैं, और यंग लीडरशिप में अगर अच्छे नेताओं की बात करें तो अच्छे नेता हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि इतने दिन तक जेल हो जाए। हाँ, मतलब ये तो पुराने केस जोड़कर इस तरह से अगर किसी को अगर करा जाता है तो वो ठीक नहीं है। मतलब ये हमारे समझ से बाहर है कि एक थप्पड़ पे जेल। नेताओं पे केस होते रहते हैं, फर्जी मुकदमे भी होते हैं। मैंने ये सवाल भी किया आप प्रहलाद गुंजल जी से कि भाई आप बताइए, एक थप्पड़ ही पड़ा है तो थप्पड़ कई नेताओं ने मारे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो आदिवासी समुदाय है इसको राजस्थान सरकार जो है दबाना चाहती है, ये उन्होंने कहा है। मैंने कहा तो किरोड़ी लाल मीणा भी एक ऐसे समाज से आते हैं, हालांकि वो ऐसी चीज़ों को मानते नहीं है किरोड़ी लाल जी, वो सबकी आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है बोले। अच्छा, वो आदिवासियों को दबाने की साजिश है। हाँ, ऐसा अपन तो नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं, हमारे ये शब्द नहीं है। हम तो सनातन की बात करते हैं, सत्य सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की जय हो, ये बात करते हैं। हम राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि ये हमारा विचार है, तो हम ये बात करते हैं। हमारी टैगलाइन भी ये है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा तो ये है कि भाई सारे धर्म, सारी जातियाँ सब एक रहें और सब एक साथ चलें, और जातिगत वैमनस्य से बाहर। पर क्या करें, ये हमारे अराउंड चलता है, तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये समाज तक वापस बातें जाएगी भी नहीं। हाँ, दूसरे समझ। तो अब सर, राजस्थान में जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है। मैंने देखा था, हाँ, मैं देखा था हिमाचल में जहां बर्फ जम जाती है ना पानी की, वहां पे बर्फ नहीं जमने दे रहे, ऐसी पाइपलाइंस बिछाई गई। ऐसा मिशन मोदी का विजन और मिशन था। मोदी ने जो कहा वो किया। उस पे राजस्थान में घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े कई करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। इसमें एक नाम है पद्मचंद जैन, उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया है। क्या कुछ मामला है, आपको पता है इसके बारे में? देखिए, पद्मचंद जैन का एक बड़ा मामला था, जल जीवन मिशन में उन्होंने घोटाला किया था।
ये अशोक गहलोत के करीबी, अशोक गहलोत के बहुत करीबी थे, महेश जोशी उनके करीबी थे। अच्छा, उनके अच्छा। है ना बहुत खास, उनके साथ फोटोज भी साझा है। तो उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया था उनके लोगों को, फिर ईडी ने उन पे कार्रवाई की, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा था कि एसीबी, ईडी और ये आँच महेश जोशी की भी इसमें बताया जा रहा था संलिप्तता है, जो पूर्व मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में, है ना, पीएचडी मिनिस्टर थे, तो उनका नाम भी आएगा। और बीजेपी ने तो कहा था, मुझे ध्यान है कि जब संकल्प पत्र जारी किया था कि भाई कोई भी नहीं बचेगा, आरोपी एक भी नहीं बचेगा। हाँ, इसकी भी हम तो चर्चा आज करेंगे। जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पे सुनवाई कर रहा था और रिहा करने की बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पीएचडी मंत्री का तो नाम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि महेश जोशी आरोपी थे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सीधी जो बीजेपी की सरकार यहाँ बनी, उनको एसीबी को, ईडी को बोलना चाहिए था कि महेश जोशी को भी इन्वॉल्व करो। और संकल्प पत्र में बीजेपी ने लिखा था जल जीवन मिशन, जेजेएम घोटाला, खनन घोटाला, है ना, और ऐसा ही बढ़ती, ऐसा ही बढ़ती है, जो पेपर लीक हैं सारे। इवन उन्होंने ये भी लिखा था कोर्ट ने बीजेपी के संकल्प पत्र में, जो डीओआईटी विभाग में है ना, जहाँ अखिल अरोड़ा जहाँ पर लगे हुए हैं, एसीएस फाइनेंस कि उनके विभाग में ये मिला है, यहाँ पे घोटाला, इनको बड़े लोगों को पकड़ेंगे, हम सोना जहाँ पे मिला उनको पकड़ेंगे। लेकिन वही के वही अधिकारी, बड़े शर्म की बात है कि वही सारे अधिकारी वहाँ पे कांग्रेस के लगे हुए हैं जो उस वक्त बड़े बड़े घोटालों में संलिप्त थे। वही अधिकारी, बताओ क्या कर रही है। बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मतलब जो अधिकारी इन्वॉल्व थे घोटालों में, जो अधिकारी गलत कर रहे थे, वो अधिकारी आज यहाँ सरकार में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है, लेकिन कांग्रेस के लोगों के काम हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, आज मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रांसफर भी कांग्रेस के लोग करा गए। तो मतलब ये स्थिति इस सरकार के अंदर है। आम कार्यकर्ता कहाँ जाएगा बीजेपी का? अच्छा, ये स्थिति है। हमने कई बार इन चीज़ों पे ऐसी चीज़ और भी चीज़ें डिस्कस की है, और आपने जैसे बताया कि हम कैमरे के सामने नहीं बताते, लेकिन कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो भी बताते हैं कि बड़ी चिंता का विषय है। मतलब दूसरी पक्ष की पार्टियां है वो काम कर रही है, लेकिन बीजेपी काम नहीं कर रही, ये उनका है। तो हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कर रहे हैं? दिल्ली इलेक्शन में पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। हाँ, हनुमान बेनीवाल तो बढ़िया दुकान में उनके सामान है, तो एक्टिव नजर आ रहे हैं और अच्छे लीडर हैं। सामान। और देखिए रेवत राम डांगा भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटी मोटी शोरूम उनकी बन जाए, कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मंत्री बन जाएंगे तो उनकी भी दुकान बड़ी हो जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो फैक्ट्री है, वो कहते हैं लीडर बनाता हूँ। अब उनकी जो ये है कि हनुमान बेनीवाल को चुनाव हराया बीजेपी ने, तो उन्होंने आप पार्टी को साथ दिया है। दिल्ली में क्या हुआ है भविष्य बताएगा, लेकिन अंदर खाने पार्टी के बीजेपी के गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में जो सर्वे पार्टी ने कराया है कि कहीं ना कहीं जीत के करीब है बीजेपी वहाँ पे दिल्ली में, और माहौल पूरा दिल्ली में बीजेपी का तैयार हो चुका है। हालांकि आप मजबूत है, लेकिन तैयार वहाँ बीजेपी का माहौल भी हो चुका है। और क्या है, दिल्ली से प्रयागराज चलते हैं अपन। बताओ। दिल्ली से प्रयागराज इसलिए चलते हैं कि अखिलेश यादव है, कुंभ, एक आपको पता है एक महाकुंभ इस बार हुआ है, और 150 साल बाद, कितने 140 साल बाद ये हुआ है। और सनातन जो है वहां पे 29 तारीख को शाही स्थान भी है पूरा, हम भी जाएंगे, और पूरा सनातन जो है वहां उमड़ा है। आपको मैं बता दूं, वो अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने शायद ये काय, मैं बता दूं, ये काय सनातन इस पे कुंभ पे सवाल उठाया है कुछ। तो ब्रजेश पाठक हाँ, व्यवस्थाओं पे सवाल उठाया और कई चीज़ों पे। तो ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम की, उन्होंने कहा है कि भाई आप ये सवाल उठा रहे हो, आप तो वही, आप सनातन विरोधी हो। समाजवादी पार्टी उस वक्त 1992 के अंदर यही कहा, समाजवादी पार्टी ने कार से वो डंडे बरसाए थे, गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह यादव। आप तो हिंदुत्व विरोधी हो। इस तरह का विवाद अब यूपी में हो लगता है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं या धार्मिक चीजें होती है, नेताओं को इस तरह की भाषणबाजी, ऐसी टिप्पणियां अच्छी नहीं लगती दोनों तरफ से। मतलब बीजेपी और कांग्रेस और सपा, जो भी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचिए सर, एक ऐसा पर्व है जो कितने सालों, सैकड़ों सालों बाद, मतलब आप सोचिए विवेकानंद जी थे पिछली बार जब, मैं वैसे कुंभ में नहीं जाता, लेकिन जब से मुझे पता लगा कि ये तो मैं तो कभी जीवन में इस जन्म में तो देख नहीं सकता ऐसा। बिल्कुल, ये एक मौका है, ऐसी डुबकी भी नहीं लगा सकता। आप सोचिए आपके बच्चों के पास ये मौका नहीं है, सिर्फ आपके पास ये मौका है, उनके बच्चों के पास मौका नहीं है। उसके बाद तो पता नहीं अगले जन्म में
कौन सा ईश्वर क्या किस बनाएगा, योनि पता में नहीं। जाए पता नहीं। किस योनि में जाएंगे ये पता नहीं, ईश्वर क्या बनाएगा। लेकिन मुझे खुद को लग रहा है बहुत दिन से, तो 25 तारीख के बाद मैं कुंभ में जाऊंगा, आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि आस्था की डुबकी लगाऊंगा। तो देखिए, आप भी अगर कुंभ अगर जाने के इंटरेस्टेड तो आप जरूर जाइए कुंभ। मेरा मानना है जाति धर्म इन सब से निकल के आपको कुंभ में जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए आप कुंभ कब जा रहे हैं। हाँ, अगर आप नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने, अगर आप थोड़े भी आस्तिक हैं, मैं ज़्यादा आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक ज़्यादा हूँ, लेकिन आस्तिक थोड़ा बहुत तो हूँ, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी ऐसे मानते हैं कि पत्रकार जो होते हैं वो थोड़े नास्तिक होते हैं। हाँ, पत्रकारों को समय कम मिलता है और बहुत अवसाद बहुत होता है, पढ़ते जाते वो ज़्यादा सवाल करते हैं ना, तो उनको क्या नास्तिक की तरह ट्रीट किया जाता है? ऐसा नहीं है, ये काम है हमारा, ये काम है हमारा इस वक्त, लेकिन हम आस्तिक हैं। और राजकुमार रोत क्या कुछ कर रहे हैं आजकल? अब रोज तो देखिए, वो सुरेश चौहान से मिल रहे थे, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। हाँ, हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, सुदर्शन के मालिक हैं, हमारे इधर पॉडकास्ट भी दिया, आप जल्द रिलीज करेंगे। बिल्कुल। उनके साथ मिल रहे थे और कह रहे थे कि वो अब देखो क्या कहते हैं, वो उनका वो है कि वो कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करूँगा, देखते क्या करते हैं। और वो एक्टिव तो है, लीडर है, उन्होंने पार्टी बना दी, पार्टी बड़ी कर दी। अब उनकी पार्टी का कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ है, बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा ही है, लेकिन भविष्य में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उनकी पार्टी अगर पूर्वी राजस्थान में आएगी, राज्य स्तरीय पार्टी बीजेपी, कांग्रेस को तो सीधा सीधा खतरा है। हाँ, कांग्रेस को तो खतरा है, और बीजेपी राज्य स्तरीय पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस को इसलिए खतरा है कि जो आदिवासियों का वोट बैंक है और एसटी का वोट बैंक है और एससी का वोट बैंक है, वो कांग्रेस के पास ज़्यादा है, तो कांग्रेस का वोट बैंक ही छिनेगा उससे, तो नुकसान अल्टीमेटली तो बीजेपी को फायदा ही उस पार्टी से देखा जाए तो, अगर वाया जरिए देखें हम। अच्छा सर, एक बात, इंडिया अलायंस के क्या स्टेटस है? ये अब लड़ रहे हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी लड़ते इंडिया हैं। अलायंस में प्रॉब्लम ये है कि एक नेता कोई भी नहीं है। देखिए, अस्तित्व क्या है इसका? अभिषेक, एक नेता कोई भी नहीं है, एक नेता होना चाहिए, एक परिवार की पार्टी नहीं, एक नेता होना चाहिए कोई इंडिया अलायंस के। अगर केजरीवाल ये चुनाव दिल्ली का जीत जाते हैं तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल होंगे। ममता बनर्जी एक नेता है, लेकिन जो राहुल गांधी वो खड़े नहीं होने सकते, वो हर बार लॉन्च होते हैं, रीलॉन्च। तो राहुल गांधी के जीवन में मुझे लग रहा है कि युवा अवस्था के 25 साल तो लॉन्च और रीलॉन्च में चले गए, तो अब उनके पास उम्मीद मुझे इंडिया अलायंस बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। कभी कोई मीटिंग नहीं, कोई चुनाव नहीं, अंदर खाने होना चाहिए। और इंडिया अलायंस में और भी लीडर हैं, उनको भी आगे लाना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए गांधी परिवार को। और ये अपने परिवार के नामों से हटके, परिवारवाद से हटके गांधी परिवार को यंग लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए, सचिन पायलट जैसे नेता खड़े करने चाहिए। जो नए नेता हैं उनको आगे लेके आओ, आपके पास बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बिल्कुल, लेकिन इस तरह से परिवारवाद की पार्टी अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। देश की जनता सब समझती है और समझ चुकी है, इसलिए आपको अगर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है तो यंग लीडरशिप को आगे लाना चाहिए और आगे लाना चाहिए। आज आप एंड करेंगे? एंड तो आप ही करो अभिषेक जी, अच्छा एंड कर लेते हो आप। तो ये थी आज की हताई, और बड़ी खास बातें हमने की, और आप हमसे जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए। हम आपको कैसे शुक्रिया अदा करें, हमें नहीं रहिए, जो गाली बकते हैं उनका भी शुक्रिया। राम राम। ठीक है, राम राम। साहब कह रहे गाली